नमस्कार प्यारे बच्चों, आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं अग्रवाल के 2023 के प्रैक्टिस संख्या 1। ठीक है, 2000 यानी अब हम जो है जो भी यानी वीडियो अपलोड करेंगे वो सारे के सारे पार्ट वाइज पार्ट होंगे। बात ये पड़ रही है 3 घंटे के लेक्चर में, 3 घंटे के पेपर में यदि यार हम जो है एक लेक्चर में खत्म करें तो हमारी तो हालत पतली हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जो है हम इनको 3 पार्टों में डिवाइड करके पूरी फिजिक्स का जो है मॉडल पेपर सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यानी शुरू से अंत तक देखना और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा आपके एग्जाम के, वेरी इंपॉर्टेंट वाला कोई भी एग्जाम नहीं छूट पाएगा। तो चलते हैं समय बर्बाद ना करते हुए, जैसा कि पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पर आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन है का नंबर फर्स्ट का खंड आ का पहला है का नंबर चांदी का परावैद्युतांक के होता है। चांदी का परावैद्युतांक के का मान होता है। तो पहले का जो है पहला नंबर क्या कह रहा है, चांदी का। ठीक है, किसका भैया, चांदी का। चांदी का परावैद्युतांक क्या भैया, परावैद्युतांक परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक चांदी के लिए परावैद्युतांक क्या होता है, तो चांदी के लिए भैया याद रखना के का मान जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। कितना होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भैया, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी हम साथ में लेते चलेंगे। तो यहाँ क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा बेटा, अनंत होगा। ये इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि यानी ये तो चालक के लिए भैया क्या होता है, अनंत होता है। चालक के लिए के का मान अनंत होता है। चांदी एक प्रकार का चालक है। अब देखो पूछ सकता है अचालक, कुचालक। ठीक है, अचालक, कुचालक या परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत इन सब के लिए के का मान जो होता है वो ग्रेटर देन 1, यानी 1 से के का मान जो होगा 1 से अधिक होगा। के का मान 1 से अधिक होगा, इस प्रकार से होगा। और इसके अलावा और पूछ ले तो क्या पूछ सकता है कि इतना तो क्लियर हो गया। अब यदि लास्ट का क्वेश्चन पूछ ले, निर्वात अथवा वायु में, ठीक है, निर्वात अथवा वायु में के का मान कितना होगा, तो के का मान निर्वात अथवा वायु में जो होगा वो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो यहां तक इतनी बात क्लियर हुई। तो इसका जो है राइट हो जाएगा अनंत, चौथा वाला इसका जो है राइट यानी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। इसके बाद देखो कह रहा है एक एन-पी-एन ट्रांजिस्टर को चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया है। इस यह परिपथ है। ठीक है, जैसा कि हमने बगल में ऑलरेडी दिखा दिया है। ठीक है, लेकिन बात ये पड़ रही है ये जो है ट्रांजिस्टर है। ठीक है, एन-पी-एन ट्रांजिस्टर है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यानी ये सिलेबस से हटा दिया गया है। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी इसका जो है ऑप्शन बता दें तो इसका ऑप्शन सेकंड जो होगा करेक्ट होगा। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्तक क्या होगा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्तक, यानी खा का जो होगा वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसे हम कहेंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्तक का इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि क्वेश्चन आया है तो हमने इसको करेक्ट करवा दिया है। ठीक है, एग्जाम में इस प्रकार की इससे रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं घा क्वेश्चन पे। घा क्वेश्चन कह रहा है पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, तो जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं कि प्रिज्म का सूत्र क्या होता है। इसका राइट ऑप्शन जो है हम बाद में बता देंगे, लेकिन प्रिज्म के लिए सूत्र क्या होता है तो याद रखना बेटा, प्रिज्म का सूत्र क्या होता है, प्रिज्म का सूत्र। तो प्रिज्म का सूत्र जैसा कि कक्षा जो है 10th में भी पढ़ा होगा और इंटर में, क्या होता है, साइन सिग्मा m प्लस a अपॉन 2 और होता है साइन सिग्मा m
सॉरी a/2। अब देखो भैया पतला प्रिज्म यदि यार यूज हो जाए तो ठीक है, पतला प्रिज्म यदि यार यूज हो जाए तो सिग्मा जो है ये जो साइन है ये साइन नहीं रहता, अर्थात एन जो पतले प्रिज्म के लिए सूत्र होगा, पतले प्रिज्म के लिए पतले प्रिज्म का सूत्र, पतले प्रिज्म का सूत्र, तो बेटा याद रखना पतले प्रिज्म का सूत्र क्या होता है, तो n बराबर होता है सिग्मा m प्लस a बाई सिग्मा सॉरी a/2, यहाँ पर 2 होगा अपान में, फिर उसके बाद a/2 होगा। भैया ध्यान देना मध्य बाय बाय का, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका जब ऊपर जाएगा ये इसके गुणा में रहेगा तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिग्मा m प्लस a बटे, यहां पर कितना बचेगा, a बचेगा कि नहीं बचेगा, अर्थात n का मान जो होगा वो कितना होगा, तो यहां पर n बराबर कितना होगा, n बराबर होगा सिग्मा m प्लस a अपान a। ठीक है, अब देखो ध्यान देना भैया, ये इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा na बराबर यहाँ पर सिग्मा m प्लस a। ठीक है, ध्यान देना ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, क्या है माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर na माइनस a बराबर सिग्मा m। अब भैया यदि यार हम यहाँ पर कॉमन ले ले कुछ, तो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम सिग्मा m को पहले लिख देते हैं, सिग्मा m बराबर a कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या n-1। ठीक है, अब देखो भैया सवाल पढ़ते हैं, सवाल में क्या कह रहा है कि अपवर्तनांक अपवर्तक कोण यानी a, ठीक है, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण भी इसे कहते हैं। ठीक है, अपवर्तक कोण विचलन कोण सिग्मा m, ठीक है, सिग्मा m या लैम्डा m। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों के मान क्या है, समान है, अर्थात यहाँ पर लैम्डा या सिग्मा m का मान रखते हैं, तो लैम्डा या सिग्मा को हम यदि रखते हैं तो ये a के बराबर है, तो भैया जब a के बराबर है तो यहाँ पर क्या रख देते हैं भैया, तो यदि हम इस सिग्मा m के स्थान पर ये रख दें तो कोई दिक्कत, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a n-1 हो जाएगा। ध्यान देना ये जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a बटे a बराबर n-1। ठीक है, अब a से a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, एक बचेगा कि नहीं बचेगा, एक बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बराबर n-1, कितना 1 बराबर n-1। ये तो कोई n इधर प्लस में है इधर आएगा, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 बराबर n, तो n का मान कितना निकला 2। तो भैया देखो ऑप्शन में क्या n का मान 2 है, दिया है, जो यदि ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन में दिया है 2 यानी 0.2.0, तो 0 के बाद 0 का कोई महत्व तो नहीं रहता, तो अर्थात अपवर्तनांक कितना होगा, 2 होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, इतनी बात। घ नंबर क्वेश्चन लिखा है जिसमें से 4, जिसको हमने शुद्धतम जो है अनसॉल्व में लिखा है वो शुद्ध नहीं है, इसलिए हमने इसको शुद्धतम रूप में इस प्रकार से लिख दिया है। अब हमें पता है कि यहाँ ये क्या है, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया किसमें है भैया, नाभिकीय संलयन में है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में तो नहीं होता, बात ये पड़ रही है नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम या प्लूटोनियम को जलाया जाता था, ये हमने पढ़ा है। लेकिन हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया सूर्य में है, और सूर्य को ही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया यानी सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया आरंभ है, यानी हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, नाभिकीय संलयन। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो इसका जो है ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा, कौन सा, नाभिकीय संलयन। सेकेंड क्या होगा, नाभिकीय संलयन, क्या होगा, नाभिकीय संलयन, सही होगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है निम्न में से कौन सा मूल कण नहीं है। भैया हमें पहले ये देखना है कि कौन से मूल कण हैं, अंग नंबर में मूल कण, तो मूल कण देख लेते हैं, मूल कण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मूल कण जैसे यहाँ पर दिया है पॉजिट्रॉन, क्या पॉजिट्रॉन,
ये तो है भैया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन दिया है, क्या इलेक्ट्रॉन, ये भी है भैया। इसके बाद दिया है न्यूट्रिनो, क्या न्यूट्रिनो, ये भी है। इसके बाद आगे है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये सारे क्या होते हैं भैया, ये सारे के सारे मूल कण होते हैं। और यहाँ पर अल्फा कण है, अल्फा कण, तो ये क्या हो जाएगा अनकरेक्ट, यानी गलत था, जो इसे हमने सही कर दिया। मतलब यानी इसमें कह रहा था नहीं है, मूल कण नहीं है, तो अल्फा कण मूल कण नहीं है, क्योंकि ये नाभिकीय कण है। ठीक है, अल्फा कण क्या है, नाभिकीय कण है। 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर क्या है, तो इसको देखते हैं। कह रहा है प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। सबको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे अभी। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N तथा अनुनादी आवृत्ति NR है। इस स्थिति में धारा विभव से पश्चिगामी होगी। मतलब हमें ये बताना है कि धारा जो होगी वो किसके विभव से पश्चिगामी होगी। पश्चिगामी कैसे होगी देखते हैं। पहले तो हम चित्र बनाते हैं। तो चित्र में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, प्रेरकत्व। क्या बनाते हैं, प्रेरकत्व। इस प्रकार से प्रेरकत्व को प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद संधारित्र को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है और प्रतिरोध को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, हमने इस प्रकार से चित्र बनाया। ठीक है, अब देखो लास्ट में कह रहा था, क्या कह रहा था, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। यहाँ पर हम कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जो होता है वो इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को ऐसे करके ऐसे किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है आवृत्ति तथा अनुनादी आवृत्ति, मतलब यानी ये दोनों क्या भैया, वैद्युत धारा और विभव से पश्चिगामी होंगे। कब पश्चिगामी होंगे, चलो इसको समझते हैं। तो चूंकि हमने पढ़ा है, ठीक है, कुमार मित्तल की बुक्स में या किताबों में क्या दिया हुआ रहता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति, आवृत्ति को F से प्रदर्शित करते हैं। क्या भैया, यानी आवृत्ति, स्रोत की आवृत्ति, स्रोत की आवृत्ति, स्रोत की आवृत्ति, स्रोत की आवृत्ति F से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ पर N दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, N। उसके बाद अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति जो दी हुई है वो FR से वास्तव में होती है, लेकिन यहाँ पर दी हुई है NR दी हुई है। कितनी, NR। तो भैया हमने पढ़ा है कि यदि यार ये सभी किस क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। भैया इसमें बोला है ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो ये जो है, ये जो होगा, इन संपूर्ण जो है प्रतिरोध या इन सभी जो भी हमने जोड़ा है इनको श्रेणी क्रम में, इनका संपूर्ण जो होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है जो F का मान होगा, ये आवृत्ति, ये आवृत्ति वो इससे क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, इससे अधिक होगी। अर्थात इन सभी प्रतिरोधों, बात ये पड़ रही है, जब इन सब सभी प्रतिरोधों का तुल्य जो होगा वो यहीं पर तो ज्यादा होगा ना, यहीं पर तो ज्यादा होगा, यानी F का मान जो होगा वो FR से ज्यादा होगा। तो अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ये कम हो जाएगा, कौन, ये कम हो जाएगा और ये अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने बताया है, इसको किससे डिनोट किया है, N से, और इसको किससे डिनोट किया है, NR से। तो भैया इसमें कोई ऑप्शन है, जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो भैया ये ऑप्शन है चौथा, हाँ चौथा है, तो चौथा इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अब खंड बाकी और चलते हैं। ठीक है, खंड बाकी क्वेश्चन पहला देख पा रहे हो, क्या लिखा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई दो मुख्य विशेषता लिखनी है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की हम विशेषताओं के बारे में देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, विद्युत चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, की विशेषताएं,
विशेषताएं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। नंबर एक क्या होगा? नंबर एक लिखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर बटे सेकंड के वेग से यात्रा कर सकती हैं। अर्थात कहने का मतलब इस साधारण से शब्दों में, विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की चाल या प्रकाश के वेग के समान चल सकती हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा नंबर, ये उदासीन होती हैं। कैसी होती हैं? ये उदासीन होती हैं, ठीक है। और लिखना चाहो तो इनके पास ऊर्जा तथा संवेग होता है, ठीक है। इनके पास ऊर्जा तथा संवेग होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, हमने 3 दे दिया, 3 में से 2 जो अच्छे समझ में आया उनको लिख लेना। इसके बाद अगली है ख नंबर, देहली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है? ख नंबर है देहली तरंग दैर्ध्य। क्या है? देहली तरंग दैर्ध्य। क्या है भैया? देहली तरंग दैर्ध्य। देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इसको समझते हैं। तो देहली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो परिभाषा क्या होगी? आपतित विकिरण की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य। क्या? आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। क्या होगी परिभाषा? प्रकाश की क्या होगी भैया? ध्यान देना, इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो परिभाषा लिखते हैं, आपतित विकिरण की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है उसे देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो इसे प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा नॉट से। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन क्या हो जाएगा? न्यू नॉट। क्या हो जाएगा? न्यू नॉट। अब भैया हमें पता है सी क्या है? सी बराबर प्रकाश की चाल। सी क्या है? प्रकाश की चाल, ठीक है। और न्यू नॉट क्या है? तो न्यू नॉट है क्या है? देहली आवृत्ति। क्या है? देहली आवृत्ति। तो भैया एग्जाम में यदि पूछ ले तो इसको भी बता देते हैं देहली आवृत्ति क्या होती है। तो देहली आवृत्ति जो होती है क्या होती? आपतित प्रकाश
या आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करे उसे क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आगे पीछे यानी वीडियो को पीछे करके परिभाषा को लिख सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, नहीं क्लियर होगी? ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो उसके यानी देहली आवृत्ति के लिए फार्मूला होगा न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये देहली आवृत्ति के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, इसको भी हमने क्लियर कर दिया। अब देखो अगला ग नंबर है n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भैया एक बात याद रखना, यदि और जो है ग नंबर में जो है n का मान पहले दिया हुआ है 3/2, ये किसके लिए दिया है, कांच के लिए दिया गया है। ठीक है, कांच के लिए। उसके बाद एक उत्तल लेंस को यानी उत्तल लेंस को द्रव में डुबाया जाता है। n बराबर जो होगा n उत्तल लेंस के लिए n बराबर इतना ही होगा जो कि जिसे हम द्रव में डुबोया, किसमें, द्रव यानी लिक्विड में डुबोया है। जब लिक्विड में डुबोया है तो कह रहा है फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया एक चीज याद रखना, जब यानी अपवर्तनांक किसी दो ऑब्जेक्टों के अपवर्तनांक जब सेम रहते हैं तो उनकी जो जब उसे जल में हम डुबोएंगे इतने अपवर्तनांक वाले कोई लेंस, ठीक है, तो उन पर यानी पहले कांच और फिर उसके बाद इसको लेंस जो था इन दोनों को हमने जल पर डुबोया है। ठीक है, लेंस को हमने जल पर डुबोया है, ये लेंस मान लो। ठीक है, लेंस लिख देना। ठीक है, लेंस को हमने जल पर डुबोया तो कह रहा है एफ यानी फोकस दूरी। तो भैया एफ जो होगा जब जल में डुबोएंगे दोनों को, जब यानी अपवर्तनांक का मान समान हो तो याद रखना एफ का मान जो होगा वो कितना होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा, पहली बात। तो इसमें लिखना है, क्या लिखना है, जब, क्या लिखेंगे, जब। अब इसके अलावा चलो ठीक है लिख देते हैं, जब दोनों माध्यम का अपवर्तनांक, दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान हो तो फोकस दूरी अनंत होगी तथा, अब इसके बाद क्या कह रहा है भैया, इतना तो समझ में आया भाई बात। उसके बाद कह रहा है कि प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो इतना अनंत होगी तथा वह समतल प्लेट की भांति कार्य करेगी। समतल प्लेट की भांति कार्य करेगी मतलब इतना जो है ऐसे इस प्रकार से जो है हमारा जो है ग नंबर भी हो गया। घ नंबर देखते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद घ नंबर जो है इसी के आगे लिखते हैं। ठीक है, तो घ नंबर की ओर चलते हैं, तो रफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा ले सकते हो, स्क्रीनशॉट जिस बच्चे को लेना हो तो ले सकते हैं, और इस चीज को लिख देना, यहाँ से ही परिभाषा चालू होती है वहां तक इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो ठीक है। दूसरे का घ कह रहा है कि किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ का क्या अभिप्राय है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के धारा लाभ बीटा से क्या अभिप्राय है इसको देखते हैं। तो हमें पता है कि धारा लाभ को बीटा से प्रदर्शित करते हैं। धारा लाभ बराबर होता है फार्मूला डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई डी, जिसमें से डेल्टा आई सी जो है ये क्या है भैया, तो आई है क्या है, संग्राहक धारा में परिवर्तन, संग्राहक धारा में परिवर्तन, और डेल्टा आई डी जो है आधार धारा में परिवर्तन, ठीक है, आधार धारा में परिवर्तन। ठीक है, तो भैया परिभाषा यदि अगर बनानी है धारा लाभ की तो कैसे परिभाषा बनाएंगे, तो भैया क्या होगा, संग्राहक धारा में परिवर्तन तथा आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं।
मतलब क्या होगी परिभाषा, संग्राहक धारा में परिवर्तन, संग्राहक धारा में परिवर्तन, संग्राहक धारा में परिवर्तन तथा आधार धारा में परिवर्तन, आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं, धारा लाभ कहते हैं, धारा लाभ कहते हैं। ठीक है, धारा लाभ कहते हैं। अब भैया देखो इसकी हमने परिभाषा बनाने के लिए हमने जो है इस प्रकार से इसको पहले लिख दिया। तो बेटा करना क्या, सबसे पहले ये लिखना, तो इसके बाद ये फार्मूला लिखना। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुई ये बात। अब इसके बाद दूसरे का अंग नंबर, तो अंग नंबर में है क्या, है 7n14, यानी नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 है और परमाणु भार 14 है। ठीक है, तो यहां तक ये बेटा नोट कॉपी पेन लेकर बैठना और कॉपी पेन में ये सारी चीजें जो है सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखो यहां पर, ठीक है, प्रॉपर कैमरा चल रहा है। ठीक है, अब देखो n का मान जो है, n का मान दिया हुआ है। ठीक है, n का मान 7 दिया हुआ है और e का मान हमें पता है कि 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यानी आवेश की गणना करनी है, यानी Q का मान निकालना है। तो संबंध क्या होता है बेटा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, Q बराबर Ne। क्या होता है Q बराबर Ne, Q बराबर N, N का मान कितना है 7 और E का मान हमें पता है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, गुणा कराओ 7 को और 7 42, उसके बाद 7 कम 7 7 4 हासिल, चूंकि 4 थे, 7 4 11, तो 11 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, इतने कूलम आवेश आया, यानी Q का मान। चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसको 1.12, क्योंकि इधर भेजा तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 1 और माइनस का 19, माइनस का 18 कूलम हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन ऑफलाइन। तो जो है दूसरे का 4 नंबर, ये लास्ट है बेटा। ठीक है, लास्ट क्या कह रहा है, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो भैया देखो परिभाषित कैसे करते हैं, हेनरी यानी L से डिनोट करते हैं इसे। तो L बराबर होता है E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा T। क्या होगा, डेल्टा I अपान डेल्टा T। देखो परिभाषा कैसे बनानी है, हमें सपोज किया परिभाषा बनाना हम सिखा रहे हैं। ये जो होगा इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट होता है वो कितना क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट, यानी वैद्युत भाग बल का जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। तो हमने 1 वोल्ट लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर बटे इसका सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। तो अब भैया ध्यान देना परिभाषा कैसे बनेगी, यदि किसी परिपथ या किसी कुंडली में, यदि किसी परिपथ या कुंडली में बहने वाली वैद्युत धारा की दर, बहने वाली वैद्युत धारा की दर 1 एम्पियर बटे सेकंड हो, 1 एम्पियर बटे सेकंड हो, तो उसका वाहक बल 1 वोल्ट हो जाता है, 1 वोल्ट हो जाता है। इसे ही 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व कहते हैं, इसे 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व कहते हैं। देखो लिख देते हैं परिभाषा को। तो L जो होता है इसका मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, 1 हेनरी यानी 1 हेनरी के बराबर होता है 1 हेनरी। कैसे परिभाषा बनाएंगे, हेनरी। ठीक है, हेनरी सही लिखा है, ठीक है सही लिखा है ना, ठीक है हेनरी। अब देखो परिभाषा 1 हेनरी की, 1 हेनरी की, तो 1 हेनरी की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी परिपथ, यदि किसी परिपथ या कुंडली, परिपथ या कुंडली में प्रवाहित धारा की
दर, प्रवाहित धारा की दर 1 एम्पियर बटे सेकेंड, एम्पियर बटे सेकेंड हो तो उस परिपथ का वाहक बल 1 वोल्ट हो जाता है, 1 वोल्ट हो जाए तो उस परिपथ या कुंडली कुछ भी लिख सकते हो, उस परिपथ किसके बारे में, उस परिपथ का स्वप्रेरकत्व, उस परिपथ का स्वप्रेरकत्व, उस परिपथ का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होगा, इस प्रकार से होगा। और इसका जो है ये नीचे कर लेना है, ठीक है। तो ये हमने परिभाषा को बनाना सिखाया, किस प्रकार से परिभाषा को बनाया जाता है। आई होप समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका सेकंड पार्ट जो है हम आगे फिर लेकर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।